Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, as you know that we are discussing about bond parameter. Last lecture के अंदर हमने फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर को डिस्कस किया जो कि था बॉन्ड एनर्जी. आज के इस लेक्चर के अंदर हम दूसरे बॉन्ड पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे, दैट इज बॉन्ड लेंथ. इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में बॉन्ड लेंथ की हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने कोवैलेंट मॉलिक्यूल पर डिस्कशन की. उनके ऊपर जो एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज प्रपोज की गई, उन सारी थ्योरीज पर हमने बड़ी डिटेल में बात की. उसके बाद हमने बॉन्ड पैरामीटर स्टार्ट किए, फर्स्ट डिस्कस कर लिया, अब ये डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ डायपोल मोमेंट, उस पर बात करेंगे. तो यहाँ पर देखते हैं बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब है. देखिए, जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस बात का मतलब ये है कि उनके न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आकर एक जगह पर इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं. यानी कि एक पोजीशन ऐसी आती है दोनों बॉन्डेड एटम में जहाँ पर रिपल्जन और अट्रैक्शन इक्विलिब्रियम में, यानी कि ना वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं उस तरह से और ना ही वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. रिपल्जन और अट्रैक्शन दोनों का इफेक्ट जब इक्विलिब्रियम में आ जाए उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है. तो बॉन्ड बेसिकली इट इज़ एक्चुअली एन इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन अट्रैक्शन एंड रिपल्जन. तो बॉन्ड लेंथ हम किसे कहेंगे कि जो भी दो बॉन्डेड एटम होंगे उनमें एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो टोटल डिस्टेंस होगा that is called bond length. Let's say we have two hydrogen atom bonded together through covalent bond. दो हाइड्रोजन एटम है, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया. अब देखें क्या है कोवलेंट बॉन्ड. ये एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर ओवरलैपिंग करवा ली. ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर जुड़ गए. अब बॉन्ड लेंथ क्या है कि इस हाइड्रोजन के इस न्यूक्लियस से लेकर यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. तो अब इसको आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं, आप इसे डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, कोई से दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच जो टोटल डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. तो आप क्या कहोगे, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, distance between nuclei of two covalently bonded atom. कोई से दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट मॉलिक्यूल. तो ये डेफिनेशन या इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आप सारों को क्लियर हो गया है. अब दूसरी जिस चीज़ पे हमने बात करनी है, बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या है. अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे कहा इट इज़ डिस्टेंस, और डिस्टेंस की कॉमन लाइफ की यूनिट है मीटर. लेकिन चूँकि हम एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, दीज आर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, दे हैव वेरी माइन्यूट साइज, तो इसके लिए हम सब मल्टीपल यानी कि सब यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे. और आम तौर पर जो यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं उनमें नैनोमीटर, पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम, ये तीन यूनिट्स आम तौर पर हम लेते हैं बॉन्ड लेंथ के लिए. द सेम द केस हैज़ वी यूज इन एटॉमिक रेडियस. जैसा कि हम एटॉमिक रेडियस में डिटेल में इस तरह की बात करते हैं, वहाँ पर भी यही यूनिट्स होती हैं और यहाँ पर भी यही यूनिट्स हैं. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं. एक है एक्सरे डायफ्रैक्शन और दूसरी टेक्निक जो है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब इसमें एक डिस्टिंक्शन आपने याद रखनी है कि व्हेन वी हैव अ सॉलिड सब्सटेंस, जब हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा तो वहाँ पर क्या होना है, वी यूज़ एक्सरे डायफ्रैक्शन. इस पर मैंने पहले बात की हुई है एक्सरे के टॉपिक के अंदर, जहाँ पे एक्सरे डिस्कवरी है, एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ है,
वहाँ पे एक्स रे डायफ्रैक्शन पे थोड़ी सी डिस्कशन की हुई है। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो एक्स रेज की प्रोडक्शन आप सर्च कीजिए, वहाँ पे वीडियो आएगी, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने कोई इस तरह की ख़ास वीडियो नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि इस केस के लिए स्पेसिफिकली ओवरऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी एक वाइड और वास्ट केमिस्ट्री है, जिसको हम 2 4 6 लेक्चर्स के अंदर कवर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के कोर्स के अंदर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब टॉपिक आएगा वहाँ पे इस पर डिटेल बात करेंगे। लेकिन बॉन्ड लेंथ की जब बात आएगी तो जब भी हम लिक्विड सब्सटेंस की बात करेंगे, लिक्विड या गैसियस सॉल्यूशन जब आप लोगे तो वहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल आपने जनरली, चूँकि इतनी डिटेल में हमने इसकी मेजरमेंट में नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए कि इसको मेजर करने के लिए एक्सरे डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। अब इसके बाद हम असल उस पॉइंट की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास एमडी कैट, ईटा, इसके अलावा एंटी टेस्ट के एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट पैरामीटर को डिस्कस करते हुए इस चीज़ पर बड़ा फोकस दिया था कि बॉन्ड पैरामीटर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी पर तो फोकस दिया जाता है, जो थ्योरीज है उन पर बड़ा फोकस किया जाता है, लेकिन इनको छोड़ दिया जाता है, इससे क्वेश्चंस बड़े आते हैं। अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उस पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, या फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ इज डिपेंडिंग, कि किन फैक्टर्स के ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, उन पर बात करेंगे। देखिए, पहला फैक्टर जिस पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है दैट इज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चौथा जो फैक्टर है दैट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये 4 मेन फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा रेजोनेंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन भी है, उस पर हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। ये 4 फैक्टर हैं, इससे रिलेटेड आपके एंटी टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना और इन पर फिर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, याद रखिएगा साइज ऑफ बॉन्डेड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना एटम्स का साइज बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। सिंपल, कि साइज ऑफ बॉन्डेड एटम हैज डायरेक्ट रिलेशन विद बॉन्ड लेंथ। इससे बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लिया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होनी है, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू साइज देखना है। मैंने सीधा सीक्वेंस में लिखा, डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे इसकी साइज बढ़ेगा, आयोडीन का साइज बढ़ेगा, दैट इज वाई साइज अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये दूसरा फैक्टर। इसके बाद जो फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, याद रखिएगा दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर 2 बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़े तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, जब करीब आएंगे तो बीच का डिस्टेंस कम होगा। अब देखिए बहुत सारे एमसीक्यू वगैरह आते हैं, मैं शार्ट से आपको बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। HF, HCl, HBr, HI, अगेन मैंने सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्डअप हो जाए, फिर आप खुद मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेकर उन पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी, फिर इसकी, सॉरी गलत हो गया, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्यों कि इसके केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से
डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। जब डिफरेंस ज़्यादा हुआ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इसके केस में बॉन्ड लेंथ कम, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे इसमें तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है और कोशिश कीजिए कि इसको मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। अगेन ये बॉन्ड ऑर्डर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। अब इसको भी देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, अगर आपको क्लियर नहीं आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही है अगेन कि बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जितने बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, मीन एक एटम ने एक मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड, दूसरे में डबल, तीसरे में ट्रिपल, तो जितने बॉन्ड ज़्यादा होते जाएंगे वो एटम एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते जाएंगे। मिसाल के तौर पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। अगर मैं इसको रफली आपको एक आइडिया दूं, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 पिकोमीटर, ठीक है। इसकी होती एंगस्ट्रॉम, अगर यूनिट हम लिखें 154 होगी, ठीक है, उस तरह से। इसी तरह इसकी देखूं तो 1.34 और इसकी है 1.24। तो आप देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इनवर्स रिलेशन है। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर को मैं अगर यहाँ से रिलेट करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ तो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में ये बात क्लियरली बताई कि जितना किसी भी ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी बॉन्ड की लेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बात की। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ अगेन क्या होनी है, कम होनी है। ये आप देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर sp में होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। तो जहाँ कहीं पे भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको इससे रिलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी MCQ आए, किसी तरह का क्यों ना हो, किसी लेवल का क्यों ना हो, आप उसको अच्छी तरह से आंसर कर सकते हैं अगर आपको ये फैक्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा, यूज़फुल रहेगा। स्टिल अगर इस टॉपिक को सुनने के बाद भी आप किसी तरह की कन्फ्यूजन के शिकार हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हमेशा अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।